वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपना बजट का प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ। ऑफिस मैंने आप लोगों को जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को मैंने जब आर्टिकलशिप ज्वाइन की थी तो आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोगों के बोलने में मैंने कुछ ऑफिस के वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर किए। और ऑफिस ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट टाइम आज जो है मैं बजट के ऊपर ऑफिस में प्रेजेंटेशन मैंने दिया और उसका वीडियो जो है मैं आज शेयर कर रही हूँ। जब मैं क्लास 12th में थी तो हमारे स्कूल में कॉमर्स के इसमें बजट जब आया था तो उस वक्त हमारे स्कूल में ऐसे ही एक सेमिनार हुआ था जब एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम लोग को एक एक सेक्टर दिए गए थे, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, जिसमें हम लोगों को जो है बजट पे उस सेक्टर पे उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या चेंजेस आए हैं वो हम लोगों को बताना था। और उस वक्त मैंने वो प्रेजेंटेशन दिया था। और उसके बाद जो है फिर कोविड आ गया, फिर हम लोग घर पे आ गए, फिर सीए की पढ़ाई शुरू हो गई और फिर ऑफिस हमारा शुरू हो गया। तो मुझे कभी लगा भी नहीं कि ऑफिस ज्वाइन करने के बाद जब नेक्स्ट बजट आएगा तो उस वक्त आई विल बी सो फॉर्चुनेट कि मुझे ये बजट के टॉपिक पे जो है इस बार ऑफिस में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं दे पाई। तो मैंने कोशिश की कि मैं वो बजट का प्रेजेंटेशन दे सकूं और मेरा ये ऑफिस में फ़र्स्ट इस तरह का प्रेजेंटेशन हुआ। तो जो भी है, जैसा भी क्लिप जो बनाया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, ये वीडियो यूज़फुल लगे आप लोगों को भी, क्योंकि बजट ऑब्वियसली आया है तो सभी लोगों को वो इम्पैक्ट करने ही वाला है। टैक्सेस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो वो सब चीज़ें अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स सर्कल में। और चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे शुरू करती हूँ, या एक स्पेशल वीडियो बजट का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा इधर उधर होना। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ सलोनी बोरा और आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ यूनियन बजट 2023-2024। तो आज मैं आप लोगों को यूनियन बजट के बारे में बता रही हूँ जो अभी रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया है। और ये बजट एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, इस साल हम लोगों ने 75th अमृत महोत्सव इंडिपेंडेंस डे का मनाया है और इसी से इंस्पायर होकर हमारे बजट में भी इस बार अमृत काल का विजन लिया गया है। और इस बार हमारे बजट में अमृत काल के विजन में 3 चीज़ों पे मेन फोकस किया गया है। पहला, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यूथ को, हमारे यंग जनरेशन को काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इसलिए गवर्नमेंट सिटीजन्स को फोकस करेगी कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएँ। सेकेंड इज़ ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे कंट्री में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो निकल जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लोग कोई भी बेरोजगार ना रहे और कंट्री की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, इसलिए ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन का एक विजन उसमें ऐड किया गया है। और थर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ जाए, कंट्री का डेवलपमेंट हो, इन्फ्लेशन कम हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट रहे और ये सब मैक्रो इकोनॉमिक को स्टेबल करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ये गवर्नमेंट का विजन है इस बार के बजट में। हमारे गवर्नमेंट ने इस बार सप्तऋषि नाम का भी एक कॉन्सेप्ट लाया है, इसमें वो 7 एरियाज़ को प्रायोरिटी में देने वाले हैं। एंड बीइंग द सीए स्टूडेंट, बीइंग इन कॉमर्स फील्ड, हम लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की स्कीम्स लाए हैं, जैसे सेटिंग अप ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। ये सेटअप करने के बाद में हमको इजीली इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस करना हम लोगों को ईजी हो जाएगा। सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। हमारे इनकम टैक्सेस में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है जिसकी वजह से बहुत बार प्रोसेसिंग को टाइम लगता है। तो सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के सेटअप करने के बाद हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, चीज़ें जल्दी होने लगेगी, फास्ट होने लगेगी। वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर अ 2-year पीरियड विद अ डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ अप टू 2 lakhs for women with interest at 7.5%। हमारे जो विमेन होती है, जो जनरली हाउस होल्ड विमेन और इंडियन विमेन की ये हैबिट होती है कि आप उनको 10 रुपये दो तो वो 8 रुपये का खर्चा करके 2 रुपये की सेविंग करती है। और यही सेविंग की हैबिट को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार महिला सम्मान बचत पत्र का, महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट जो है सेविंग्स की, वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि जो विमेन है, जो गर्ल्स है, वो 2 साल के पीरियड तक मैक्सिमम 2 लाख का डिपॉजिट करेगी, जिसमें उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% का और उसमें वो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकता है। उसके बाद एनहांस्ड एक्सपैंडेड कॉर्पस अंडर अ रिवैम्प्ड स्कीम टू एनेबल एडिशनल कोलैटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट अप टू 2 लाख करोड़ रुपीज़।
हमने जब MSME इंट्रोड्यूस किया था तो गवर्नमेंट ने उनको क्रेडिट जो है वो रिवाइंड किया है। गवर्नमेंट उनको 9,000 करोड़ का कॉर्पस फंड जो है वो देने वाली है और ये इफेक्टिव होने वाला है 1 अप्रैल 2023 से। उसके बाद क्रिएट मोर ट्रेंड प्रोफेशनल्स इन सिक्योरिटीज मार्केट वाया अवार्ड ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। आजकल आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट आया है, लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से कोई मतलब नहीं है, हमें उसमें एजुकेशन भी लाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी ये डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि अभी जो है हम लोग प्रोफेशनल्स को ट्रेन करें सिक्योरिटी मार्केट में, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है आज के टाइम का। एनहांस्ड मैक्सिमम बेनिफिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख। अगेन गवर्नमेंट का यही फोकस है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें। वो कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग थ्रिफ्ट जो है वो गवर्नमेंट इनकलकेट करना चाहती है। और विमेन के साथ साथ सीनियर सिटीजन की जो मैक्सिमम लिमिट थी पहले अब तक, वो 15 लाख थी, जो अब बढ़ा के गवर्नमेंट ने 30 लाख की कर दी। तो ये कुछ चेंजेस है जो फाइनेंशियल सेक्टर, जो वन ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ सप्तऋषि है, उसमें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हम लोग सबसे मेन इस पे आते हैं कि जो हम लोगों को मेन देखते हैं टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब मैं आती हूँ आपके स्लाइड में डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। गवर्नमेंट ने इस बार जो डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट्स लाए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहली है द लिमिट अंडर सेक्शन 269 SS इंक्रीज फ्रॉम 20,000 to 2 lakhs फॉर PACS एंड PCARDB। मतलब 269 SS क्या बोलता है? 269 SS जो होता है वो लोन एक्सेप्टेंस का जो है सेक्शन है। इसके अंदर आप लोग लोन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, बट ये जो लोन की लिमिट थी वो पहले थी 20,000 की, और अगर आपका 20,000 से ऊपर होता था हम उसको टैक्स ऑडिट में भी दिखाते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने PACS और PCARDB मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स को ये लिमिट बढ़ा के 20,000 से 2 लाख की कर दी है। इसके पीछे एम ये है कि ये जो लोग हैं ये विलेज से, रूरल एरिया से जो है फंड कलेक्ट करते हैं। तो अब ये लोग 2 लाख तक का मैक्सिमम अमाउंट लोन जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं अकाउंट पे चेक्स के थ्रू। ये जो लिमिट है ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है। PACS और PCARDB प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड उन्होंने लाया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 एंड 54F टू बी कैप्ड एट 10 करोड़ रुपीज़। 54 और 54F जो होता है जब आप कैपिटल एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हो, गेन जो मिलता है आपको, गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, वो कवर होता है ये सेक्शंस के अंडर। और इसका भी जो डिडक्शन का लिमिट है वो उसका मैक्सिमम लिमिट अभी गवर्नमेंट ने सेट किया है 10 करोड़ का। थर्ड पॉइंट है गोल्ड कन्वर्जन ऑफ गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट और वाइस वर्सा विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। अब तक क्या होता था, लोग सोने को गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट करते थे या गोल्ड रिसिप्ट को गोल्ड में कन्वर्ट करते थे, तो हम उसके ऊपर कैपिटल गेन को अलाउड कर देते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको कैपिटल गेन नहीं कंसिडर करेंगे, ये बजट में लाया है। प्रीमियम ऑफ LIC इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एग्जेम्प्ट अप टू 5 लाख रुपीज़। जो भी LICs अभी इशू होंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद, उसका प्रीमियम का एग्रीगेट अगर 5 लाख तक का आता है तो 5 लाख के ऊपर वाली अमाउंट पे टैक्स रहेगा और 5 लाख तक का प्रीमियम, एग्रीगेट प्रीमियम एग्जेम्प्ट हो जाएगा इनकम टैक्स में से। TDS rate to be reduced from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawal in non-PAN cases। जो लोगों के पैन नहीं थे वो जब EPF प्रोविडेंट फंड विड्रॉ करते थे, टैक्सेबल पोर्शन उसका जो TDS लगता था वो पहले 30% था, जो अब जाके कम हुआ है 20%। इनकम फ्रॉम मार्केट लिंक डिबेंचर्स टू बी टैक्स। पहले ये मार्केट लिंक डिबेंचर में से जो भी इनकम आती थी वो हम लोग एग्जेम्प्ट कर देते थे, लेकिन अब उसको टैक्स किया जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पर्सनल इनकम टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स में जो मेजर चेंजेस आए वो अब मैं आगे आपको शेयर करूँगी। पहला है न्यू टैक्स रिजाइन विल नाउ बी डिफॉल्ट टैक्स। इससे पहले मैं ये बोल दूँ कि गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल लाया है इस बार, उनका मेन एम है कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करना, टैक्स बेनिफिट्स देना उनके सिटीजन्स को और एंटरप्रेन्योर स्पिरिट्स को प्रमोट करना। ये गवर्नमेंट का मेन एम है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल से। और अब जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें गवर्नमेंट ने जो मेजर चेंजेस लाए हैं वो मेजर चेंजेस न्यू टैक्स रिजाइन के अंडर लाए हैं और उसमें भी गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजाइन को डिफ़ॉल्ट बना दिया है। फिर भी गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रिजाइन में को कंटिन्यू किया है, मतलब लोगों को, टैक्स पेयर्स को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ओल्ड टैक्स रिजाइन के अंडर भी टैक्स पे कर सकते हैं।
इसके अंदर ये इंटरफेरेंस ज़रूर निकाला जा सकता है कि गवर्नमेंट चाहती है अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजाइन की ओर न्यू टैक्स रिजाइन की तरफ मुड़े, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजाइन के अंडर अपने टैक्स पेमेंट करें। क्योंकि क्या होता है, जब ओल्ड टैक्स रिजाइन हो तो हम लोग काफ़ी सारे डिडक्शंस अलाउड होते हैं, एग्जम्पशंस अलाउड होते हैं, तो लोग उस हिसाब से टैक्स प्लानिंग करते हैं, लोग अपने फंड्स को इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको एग्जम्पशंस मिल जाए, उनको डिडक्शंस मिल जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब कुछ निकाल दिया जाए और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यू टैक्स रिजाइन की ओर मूव करे। उन्होंने इसीलिए इस टैक्स रिजाइन को डिफ़ॉल्ट बनाया है। अब न्यू टैक्स रिजाइन के अंडर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी वो पहले थी 2,50,000 की, जो अब बढ़कर 3 लाख हो गई। जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलता था वो पहले 5 लाख था न्यू टैक्स रिजाइन में, लेकिन अब ये रिबेट 5 लाख से बढ़कर 7 लाख हो गया। और हाईएस्ट सरचार्ज रेट, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट सरचार्ज रेट है 37% का, वो अब गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजाइन में 25% का निकाल दिया है, मतलब उन्होंने उतना रिड्यूस कर दिया है। जो नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते थे उनको लीव एनकैशमेंट मिलता है, और ये लीव एनकैशमेंट जो एग्जेम्पशन होता है वो पहले मिलता था 3 लाख पे, और ये जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 2002 में, तब लोगों को बहुत कम सैलरी मिलती थी। लेकिन अब क्योंकि लोगों की सैलरी बढ़ गई, लोगों को अच्छी सैलरी मिल गई है, इसीलिए लीव एनकैशमेंट एग्जेम्पशन की भी जो लिमिट है वो 3 लाख से अब 25 लाख पे बढ़ा दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्सटेंडेड टू सैलरीड इंडिविजुअल्स और फैमिली पेंशनर्स इन द न्यू टैक्स रिजाइन। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था सैलरीड इंडिविजुअल्स को, फैमिली पेंशनर्स को, वो भी अब गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। टर्नओवर लिमिट अंडर सेक्शन 4480 एंड 4480A इंक्रीज टू 3 करोड़ एंड 75 लाख रिस्पेक्टिवली। 4480 होता है बिजनेसेस के लिए और 4480A होता है प्रोफेशनल्स के लिए। तो उन लोगों के लिए पहले लिमिट थी 2 करोड़ की और 50 लाख की, जो कि अब बढ़कर 3 करोड़ और 75 लाख की हो गई है। तो अब जो न्यू टैक्स रिजाइन के अंडर गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स रेट्स लाए हैं वो इस हिसाब से है। पहले था 2,50,000 का, जो कि अब गवर्नमेंट ने 3 लाख कर दिया है। तो ऑब्वियसली 3 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको नील रेट है, आपको टैक्स पे नहीं करना है। 3 लाख से ऊपर और 6 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रेट कटता है 5% का। 6 lakhs अबव अप टू 9 लाख रुपीज़ इनकम टैक्स रेट इज 10%। अबव 9 lakhs एंड अप टू 12 lakhs इनकम टैक्स रेट इज 15% एंड अबव 12 lakhs अप टू 15 लाख इनकम टैक्स रेट इज 20%। और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको पेमेंट करना है 30%। इसी के साथ साथ रिबेट दिया गया है 7 लाख तक का। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की है तो आपको इनकम टैक्स पे ही नहीं करना है। बट 7 लाख के ऊपर अगर 7,10,000 की भी इनकम है तो फिर आपकी 3 लाख से आगे जो है टैक्स रेट्स उस हिसाब से स्लैब में इंक्लूड किए जाएंगे। अब आते हैं स्टार्टअप्स एंड कोऑपरेटिव्स के बारे में। जो पर्सनल इनकम टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है, उसके तो मैंने आप लोगों को प्रोविजन बता दिए। अब हमारे स्टार्टअप्स को और ज़्यादा बूस्ट कैसे किया जाए, कोऑपरेटिव्स को कैसे बूस्ट किया जाए, इसलिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लाए हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर स्टार्टअप एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2024। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती थी और गवर्नमेंट ने इसीलिए स्टार्टअप इंडिया का कैंपेन हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर शुरू किया था। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को जो है, जो स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं उनको काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स दिए थे, और यही बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने अब 1 साल और बढ़ा दिए हैं। यानी कि अब हमारे स्टार्टअप्स जो इनकॉर्पोरेशन की डेट है उसकी लिमिट जो है वो 1 साल आगे बढ़ा दी गई है। एक्सटेंशन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑन चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ स्टार्टअप्स फ्रॉम 7 years to 10 years। स्टार्टअप्स में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है उसमें अगर कुछ भी चेंजेस होते थे, जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते थे वो पहले 7 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड होते थे। जो लॉसेस होते थे वो 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते थे, जो अब जाके 7 साल की जगह 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। A new manufacturing cooperative society on or after 1st of April 2023 and commences production on or before 31st of March 2024 may opt to pay tax at a concessional rate of 15%। अभी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो 15% के टैक्स रेट के हिसाब से अपना टैक्स पेमेंट करती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अभी 1st of April 2023 पे सेटअप होगी और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 31 मार्च 2024 के पहले शुरू करेगी या उस दिन तक शुरू करेगी, वो लोग भी ये कंसेशनल रेट का बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे अभी के करंट मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज लेती हैं। Opportunities provided to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for a period prior to AY 1617 as expenditure। sugarcane कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो शुगर केन फार्मर्स को पेमेंट करती है, और इसका पेमेंट का जो है वो एक्सपेंडिचर अब तक तो लेती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने AY 1617 के पहले भी जो पेमेंट किया गया है उसके लिए एक्सपेंसेस अलाउड कर दिए हैं। अब इस वजह से उनको 10 करोड़ के आसपास का कुछ बेनिफिट मिलने वाला है।
हायर लिमिट ऑफ 3 करोड़ रुपीज़ और TDS on cash withdrawal to be provided to cooperative societies. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर विड्रॉल करती थी एक्सेस ऑफ 1 करोड़ 20,000 एंड एक्सेस ऑफ 1 करोड़ अगर वो टैक्स पेमेंट करती है तो उनको TDS लगता था 2% से, और अगर उनका पैन नहीं होता था तो 1 करोड़ के ऊपर उनको TDS लगता था 5% से, और 20,000 के ऊपर उनको TDS लगता था 2% से। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये जो लिमिट है वो डायरेक्टली 1 करोड़ की जगह पर अब 3 करोड़ की कर दी है TDS कैश विड्रॉल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब हम लोगों ने एक एक करके सेक्टर्स देख लिए, हमने पर्सनल इनकम टैक्स देख लिया। अब इसके अलावा जो कुछ अदर्स मिसलेनियस है वो मैं आप लोगों को इसमें बताती हूँ। इनकम ऑफ अथॉरिटीज, बोर्ड्स एंड कमीशंस set up by statutes of union or state for the purpose of housing development of cities, towns and villages, and regulations or regulating or developing an activity or matter proposed to be exempted from income tax। जो अथॉरिटी होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है, वो अथॉरिटी की जो इनकम होगी वो अब इनकम टैक्स में से एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। जो IFSC और गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी जो है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करती है और लोकल फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ये गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जो सेटअप किया गया है और इसको गुजरात गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है एज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और IFSC होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि मल्टी सर्विस SEZ है, जो इंडिया का फर्स्ट ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विस है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इसको भी जो है हम लोग टैक्स बेनिफिट्स दें। अब इनको टैक्स बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं कि इनको टैक्स रेट्स 10 आउट ऑफ 15 ईयर्स 10 साल तक इनको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ये एग्जेम्प्ट होती है। और ये जो 10 साल होते हैं वो भी उनको ऑप्शन है, सिलेक्टिवली वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन से 10 साल उनको टैक्स पेमेंट नहीं करना है। तो इस तरह के कुछ टैक्स बेनिफिट्स का जो बेनिफिट इन लोगों को मिलता था वो अब उनको डेट जो है उसकी वो बढ़ा दी है 31 मार्च 2025। सिलेक्टिव स्क्रूटिनी प्लस मोर CIT टू डिस्पोज ऑफ स्मॉल अपील्स। जैसे मैंने बताया कि इस बार जो डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स आए हैं उनका मेन फोकस है कि जो टैक्स बर्डन है, जो कंप्लायंस बर्डन है, वो लोगों को रिड्यूस करना है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरते वक्त, लोगों को प्रॉब्लम ना आए उसके असेसमेंट के जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसमें बहुत बार प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये प्रोसीडिंग्स को कम करने के लिए इस बार ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो है सिलेक्टिव स्क्रूटिनी जो होगी वो सिलेक्टिव बेसिस पे होगी। बहुत सारे कमीशन ऑफ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे बनाए जाएंगे ताकि जो छोटे छोटे अपील्स है वो जल्दी जल्दी सेटल हो जाए, ताकि जो बर्डन है कंप्लायंस बर्डन वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर ITRs रिड्यूस फ्रॉम 93 डेज टू 16 डेज। ये 8 साल में ऐसा हुआ है कि जो प्रोसेसिंग टाइम होता है इनकम टैक्स रिटर्न का वो पहले 93 डेज लगते थे इनकम टैक्स के रिटर्न को प्रोसेस होने के लिए, जो अब बहुत ही ज़्यादा कम मतलब 16 डेज पे आ गया है। ये 8 साल में इस तरह का चेंज गवर्नमेंट ने लाया है। और ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन को ईजी करने के लिए, लोगों को वो चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाए कॉमन टैक्स पेयर्स को, इसीलिए जो ITR फॉर्म्स है वो भी अब नेक्स्ट जनरेशन के ITR फॉर्म्स आएंगे, जिस वजह से लोगों को टैक्स पेयर्स को ITRs भरने में ईजी होगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। Expense reductions to MSME allowed only when payment is actually made in order to support MSME in timely receipt of payment। जो भी MSME को पेमेंट किया जाता है उसका डिडक्शन मिलेगा, पर तभी जब ये पेमेंट एक्चुअली किया जाएगा। इस वजह से MSME को भी जो रिसिप्ट प्रॉब्लम आती थी, लोग जल्दी उनको पैसे नहीं देते थे, तब ये प्रॉब्लम भी उससे सॉल्व हो जाएगी और ये पेमेंट, ये जो डिडक्शन है वो तभी अलाउड किया जाएगा जब ये पेमेंट एक्चुअली करेंगे। सो अब डायरेक्ट टैक्स के जो मेजर अमेंडमेंट्स है वो मैंने इसमें कवर किया और अब मैं मूव करती हूँ टू माई नेक्स्ट स्लाइड, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो प्रपोजल्स है उसका मेन एम गवर्नमेंट का क्या है, वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है इनडायरेक्ट टैक्सेस के इस प्रपोजल से हमारे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट मिले, जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो और ज़्यादा बढ़े, हमारा ग्रीन एनर्जी जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, उसको एनकरेज करना चाहती है। और यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रपोजल्स लाए हैं। Minor changes in the basic custom duty, cesses and surcharges on some items including toys, bicycles, automobiles, ये सब चीज़ें जो है ये डेली यूज़ की चीज़ें होती है, जैसे ये टॉयज़ हो गए, बाइसिकल हो गई, ऑटोमोबाइल्स भी आजकल एक बहुत कॉमन लोगों की नेसेसिटी हो गई है ज़्यादातर। तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है कुछ चेंजेस लाए उन्होंने, उसकी कस्टम ड्यूटीज़ पे, उसके सेस पे, उसके सरचार्ज पे। एक्साइज ड्यूटी exempted on GST paid compressed biogas content in blended compressed natural gas। जो नेचुरल गैस के अंदर जो गैस ये होता है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो होता है, उसके ऊपर का GST एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो एग्जम्प्ट कर दिया गया है।
Custom duties on specified capital goods, machinery for manufacture of lithium-ion cells for use in battery or electronic vehicles extended to 31st of March 2024। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब बजट इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें ये आया था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कॉस्ट जो है वो अब कम हो गई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अब चीपर हो गए। उसका रीज़न यही है कि उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो अब कम कर दी गई है गवर्नमेंट में, और ये कुछ स्पेसिफाइड कैपिटल गुड्स और मशीनरी भी जो है उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी में चेंजेस आए हैं। Custom duties exempted on vehicles, specified mobile parts, components, subsystems, tires when imported by notified testing agencies। अगर कोई व्हीकल है, कोई ऑटोमोबाइल है, इसको इंपोर्ट किया गया है नोटिफाइड टेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा, तो इसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगता था वो भी अब एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। इससे गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट भी बढ़ा रही है, हमारे कंट्री में ये सब चीज़ें जल्दी आए, चीपर हो जाए, ये भी गवर्नमेंट का उसमें एम है। गवर्नमेंट इससे ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी को एनकरेज करना चाहती है। कस्टम ड्यूटीज ऑन कैमरा लेंसेज एंड इट्स इनपुट पार्ट्स रिड्यूस्ड टू 0। कैमरा लेंसेज के ऊपर का जो कस्टम ड्यूटी है वो भी अब गवर्नमेंट ने कम करके डायरेक्टली 0 कर दिया ताकि ये भी चीज़ें अब और ज़्यादा सस्ती हो जाए। So duties on articles made from doors and bars of gold and platinum increase। जब बजट इंट्रोड्यूस किया गया था तो आप लोगों ने साइड में हेडलाइंस देखे होंगे कि गोल्ड सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो अब बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर जो ड्यूटी लगने वाली है वो गवर्नमेंट ने अब बढ़ा दी है। गवर्नमेंट सोने चांदी की चीज़ों को अब महंगा करना चाहते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्वर डोर्स बार्स एंड आर्टिकल्स इंक्रीज। अगेन जो सिल्वर ज्वेलरीज होगी वो भी इस वजह से जो है एज ए रिजल्ट महंगी हो जाएगी। National calamity contingent duty on specified cigarettes revised upward by about 16%। सिगरेट्स ये सब जो चीज़ें हैं ये अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी अफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, और गवर्नमेंट इसका कंजम्पशन जो है वो कम करवाना चाहती है। लेकिन कंजम्पशन को गवर्नमेंट कम कैसे करेगी, वो लोगों को सिखा के थक गई, तो अब उन्होंने उसके ऊपर जो ड्यूटी लगाई है वही बढ़ा दी ताकि मैन्युफैक्चरर्स को भी इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, लोगों को वो ऑटोमेटिकली इतना महंगा होगा कि लोग उसको खरीदना ही कम कर देंगे, और एज ए रिजल्ट जो सिगरेट हमारा जो इंडिया है वो सिगरेट फ्री इंडिया हो जाएगा, लोग उसका कंजम्पशन जो है वो कम करेंगे। बट ये जो सिगरेट्स है वो स्पेसिफाइड सिगरेट्स है जिसके ऊपर जो है NCCD यानी नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट ने 16% से बढ़ा दी। 16% से बढ़ रही है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी 16%। अब जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी जनरली जो है कस्टम ड्यूटी का एक पार्ट होता है जो एक तरह से एक टैक्स पेमेंट ही बोल सकते हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली हम लोग पे करते हैं। अब ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ये ओपन सेल ऑफ टीवी पैनल की रिड्यूस कर दिया गया है 2.5%। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी का जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 15% से बढ़ा दी गई है। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल जो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है वो BCD से एग्जम कर दिया गया है। हीच कॉइल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक एग्जाम किया BCD। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल जो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है वो BCD में से एग्जम हो गया है। हीच कॉइल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक किचन चिमनीज रिड्यूस टू 15%। इलेक्ट्रॉनिक किचन चिमनी के ऊपर की BCD 15% तक बढ़ा दी गई है, और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हीट कॉइल यूज करते हैं उसकी BCD रिड्यूस कर दी है 15% तक, जो पहले 30% थी। क्यों क्या होता है? प्योर ग्लिसरीन जो रिड्यूस कर दिया गया है 2.5% से। एंड नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट्स ऑन गुड्स अदर देन टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर रिड्यूस टू 13%। गुड्स टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी 21% के रेट से, जो कि अब रिड्यूस कर दी गई है 13%। अब कस्टम्स लॉज के अंदर भी गवर्नमेंट ने कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस लाए हैं। कस्टम एक्ट 1962 जो है वो अमेंड किया जाएगा ताकि जो 9 मंथ्स का टाइम लिमिट दिया जाता है एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए और पासिंग फाइनल ऑर्डर्स बाय सेटलमेंट कमीशन, ये टाइम लिमिट को अब चेंज करना चाहती है गवर्नमेंट, और इसके लिए अमेंडमेंट लाया जाएगा कस्टम्स एक्ट 1962 में। Customs Tariff Act to be amended to clarify the intent and scope of provisions relating to anti-dumping duty, countervailing duties and safeguard measures। ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज होती है, सेफगार्ड मेजर्स होता है, ये सारी जो ड्यूटीज लगती है वो हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए लगाई जाती है। और जैसे कि मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्स का इस बार का एम है कि गवर्नमेंट चाहती है हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो। इसीलिए अब
गवर्नमेंट ने इसका इंटेंट क्या है, कितना बढ़ना है, क्या स्कोप है, इसके लिए कस्टम्स टैरिफ एक्ट को भी अमेंड किया जाएगा। अब इस बार CGST एक्ट में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। क्या है वो अमेंडमेंट्स, विल सी इट नाउ। Minimum threshold of tax amount for launching prosecution under GST to be raised from 1 crore to 2 crore rupees। जो मिनिमम अमाउंट रहता था, अगर कोई प्रोसिक्यूशन हम लोगों को लाना है GST के अंदर, तो उसका मिनिमम अमाउंट होना चाहिए था पहले 1 करोड़ का, जो कि अब बढ़ाकर कर दिया गया है 2 करोड़ का। Composition taxpayers can now sell goods through ECO as proposed from 1st of October 2023। पहले जो क्या होता था, जो लोग कंपोजिशन टैक्स पेमेंट करना होता था, जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स होते थे, वो लोग उनके खुद के वेबसाइट से तो अपने गुड्स और सर्विसेज सेल कर सकते थे, लेकिन वो किसी इको के थ्रू अपने गुड्स और सर्विसेज को नहीं सेल कर सकते थे। सर्विसेज सेल कर सकते थे बट गुड्स नहीं सेल कर सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने गुड्स वर्ड को ऐड कर दिया गया है, जिसके वजह से जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स होंगे वो इको के थ्रू अब गुड्स को भी सेल कर सकते हैं। और ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसको प्रपोज पहले ही कर दिया गया था, और अब ये जो अमेंडमेंट आया है ये एप्लीकेबल होगा 1st of October 2023 से। रिवर्सल ऑफ ITC इन GSTR 3B अंडर अदर रिवर्सल इंस्टेड ऑफ एडिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, और इट कैन बी पेड थ्रू DRC 3। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ ITC रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। पहले क्या होता था, जब 3B का हम फाइलिंग करते थे तो हम लोग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को ऐड कर देते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसमें ऑप्शन दिया कि हम ITC को या तो रिवर्स कर देंगे या तो उसको DRC 3 के थ्रू पे कर देंगे, उनको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऐड करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं। और जो ITC हमारा अनयूटिलाइज रहेगा उसके ऊपर भी कोई भी इंटरेस्ट अब चार्ज नहीं किया जाएगा। ITC रेस्ट्रिक्टेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू CSR एक्टिविटीज़। जो CSR एक्टिविटीज़ में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज होते थे, उसमें बहुत लोग ITC ले लेते थे। तो अब ये कैप करने के लिए लोगों का जो CSR एक्टिविटी, लोग बहुत प्लानिंग करते थे कि CSR एक्टिविटीज़ में हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, गुड्स और सर्विसेज उसके लिए यूज़ करेंगे, फिर उसके ऊपर ITC क्लेम कर लेंगे। तो अब ये गवर्नमेंट को समझ में आ गया, इसलिए उसने गवर्नमेंट ने अब ITC जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया उस चीज़ों को। Person making only exempt supplies and agriculturists are now not liable for registration। पहले बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग एग्जाम सप्लाई करते थे, एग्रीकल्चर जो है वो कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट है, तो इन लोगों को GST के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंडर इन लोगों को रजिस्टर होना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन लोगों को छूट दे दी कि अगर आप लोग सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहे हो या आप सिर्फ एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, आपको GST का लेना देना है ही नहीं, तो आपको GST के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के लिए, अब कंपलसरीली रजिस्टर्ड होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9, GSTR 8 कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम ड्यू डेट। अगर आप लोग कोई भी रिटर्न GST के रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको बाद में पेमेंट लेट फीस लगती थी और आप लोग पे कर सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसका मैक्सिमम लिमिट 3 लाख कर दिया है, 3 साल कर दिए हैं, और 3 साल अगर आपके ड्यू डेट से हो गए तो उसके बाद आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ने इस बार मेजर चेंज CGST अमेंडमेंट में लाया है। 90% रिफंड to the exporters shall be granted considering provisionally accepted ITC। पहले क्या होता था, जो रिफंड दिया जाता था उसमें वो लोग ITC को कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन अब कितना ITC एक्सेप्ट किया गया है इसके बेसिस पे, प्रोविजनली बेसिस पे 90% रिफंड जो है वो एक्सपोर्टर्स को दिया जाएगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स ने अगर ये चीज़ें कर दी या उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो उनको पेनल्टी लगेगी। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर इको को पेनल्टी लगेगी? इको इज नथिंग बट ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स विल बी लायबल फॉर पेनल्टी इन द फॉलोइंग केसेस। इफ इको अलाउज अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और इको ने उसके थ्रू उनको गुड्स या सर्विसेज सेल करने दिया तो इन दैट केस इको विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। अगर इको ने अनरजिस्टर्ड पर्सन तो नहीं बट कोई इनएलिजिबल पर्सन है जो अलाउड नहीं था जिसको गुड्स और सर्विसेज सेल करना, उसको भी इको ने अगर अलाउड कर दिया खुद ही कि वो अपने इको के थ्रू वो गुड्स और सर्विसेज इनएलिजिबल पर्सन अगर सप्लाई करेगा तो इन दैट केस अगेन इको विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। एंड इफ इको फेल्स टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इफेक्टेड थ्रू इट, इको को जो होता है एक फर्निश करना पड़ता है डिटेल कि पूरा कितना सप्लाई उसके थ्रू हुआ है, गुड्स का, सर्विसेज का, गुड्स और सर्विसेज दोनों का। अगर ये डिटेल्स भरना इको में फेल हो गए, इको फेल टू फर्निश द डिटेल, एंड अगेन इन दैट केस इको विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। इसी के साथ मुझे लगता है आप लोगों को मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस हिसाब से बता पाऊँ, प्रेजेंट कर पाऊँ, एंड आई होप कि मैं बता पाई अच्छे से।
थैंक यू।